यदि आपका आवेश स्थिर अवस्था में हो, क्या हो, स्थिर अवस्था में, तो वो केवल और केवल क्या बनाता है, केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। ये अच्छे से आपको पता होगा, केवल क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र। और फर्स्ट चैप्टर में अपन ने स्थिर आवेशों से रिलेटेड ही अध्ययन किया, याद है आपको, अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर हम कहते हैं कि आवेश आपका रहेगा स्थिर। इसके बाद मैंने यहीं पे आपको बता दिया था कि यदि आपका आवेश नियत वेग से गतिशील हो जाए, नियत वेग से गति करने लग जाए, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या बनाने लग जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, ठीक है। और साथ में धारा भी चलती है, धारा अपन ने तीसरे चैप्टर में पढ़ लिया भाई। अरे केवल मतलब स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ और क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया कंप्लीट, ठीक है। और थर्ड चैप्टर में अपन ने धारा पढ़ ली। अब इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। बोलो किसके बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब ये कैसे पता चला आपको, तो चैप्टर का नाम पढ़िए एक बार, मूविंग चार्जेस। क्या बोलो, मूविंग चार्जेस, यानी गतिमान आवेश। जब आवेश गति करने लगता है तो वो क्या बनाने लग जाएगा, विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र और धारा, ठीक है। नियत वेग से गति करना चाहिए। आगे जाके फिर यही मैं आपको पार्ट नंबर 8 के अंदर बताऊंगा कि यही आवेश जब परिवर्ती वेग से इसके अंदर त्वरित गति करने लग जाएगा, तब ये क्या बनाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बनाएगा बोलो, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आपके बेसिक चीजें हैं वो आपको पहले से पता रखनी है, ठीक है भाई। तो अपना जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं, और अपना इस पार्ट का जो पहला टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखो, जब फर्स्ट चैप्टर को अपन ने पढ़ा तो वहां विद्युत क्षेत्र पढ़ा, है कि नहीं। और जब सेकंड चैप्टर को पढ़ा स्टार्टिंग में, तो अपन ने विभव पढ़ा। और सेकंड चैप्टर में एक टॉपिक करा था विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के अंदर रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि पहले और दूसरे चैप्टर में बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से रिलेट है, तभी तो विभव और विद्युत क्षेत्र के अंदर रिलेशन पढ़ा। और कुछ टॉपिक ऐसे भी आए जहां पर हमारे पहले पार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें काम में आई सेकंड चैप्टर में। अब जब अपन थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो थर्ड चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कि वापस से वही आवेश काम में आ रहा था, आवेश की गति काम में आ रही थी, और विद्युत धारा अपन ने पढ़ा, है कि नहीं। अब चौथे पार्ट में जब अपन बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा रिलेटेड है, वैसे ही तीसरे से चौथा रिलेटेड। अब कैसे रिलेट है तो सुनिए आप, देखो एक घटना है, उस घटना के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। कब की घटना है, तो देखिए लगभग सन 1820 के आसपास की घटना है, बहुत पुराने टाइम की बात है कि नहीं। ऐसे देखा जाए तो ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आप इस घटना के बारे में सोचोगे तो आधुनिक समय को देखते हुए आपको लगेगा इतने समय पहले ऐसे वैज्ञानिक हमारे साइंस के अंदर आए हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे को दी हैं, और ऐसे ऐसे नियम हमारे को यहाँ पे दिए, जो आज दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसी खोज इन्होंने कर दी। कैसे करी, क्या घटना थी, तो सुनिए। सन 1820 में, इससे पहले भी दो वैज्ञानिक आए थे। देखो 1820 में तो एक वैज्ञानिक है, नाम है उनका ओरस्टेड। क्या नाम है भाई, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक के साथ एक घटना घटित हुई थी। इससे पहले भी हुई, वो थे डोमिनिको और रोमेनांसी, ये दो वैज्ञानिक थे। इनके साथ एक घटना ये घटित हुई कि इन्होंने देखा कि यदि किसी तार में, क्या घटना घटित हुई कि किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित कराओ, तो इसके चारों ओर क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र बन सॉरी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। बोलो क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये किनके द्वारा बताया गया, डोमिनिको और रोमेनेंसी के द्वारा। लेकिन उस दौरान इनके इस प्रयोग पर बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया, और ये भी इस प्रयोग को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद में यही प्रयोग किसके सामने आया, ओरस्टेड के सामने। और इन्होंने क्या करा, इसका व्यवस्थित अध्ययन किया, कंप्लीट एक प्रयोग किया इस पे प्रयोगशाला के अंदर, और फिर हमारे को आज किस प्रकार से ये नियम दिया वो अपन समझेंगे। तो देखिए, तो इनका तो हो गया भाई, नाम पहले दिया इन्होंने, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं बता भाई। अब ओरस्टेड ने क्या करा, ओरस्टेड एक बार अपने रूम के अंदर टेबल पे बैठे बैठे अध्ययन कर रहे थे। अब देखना, आप वैज्ञानिक हैं, तो ये जिस टेबल पे बैठे थे उसके पास में से एक चालक तार
यानी कि वायर अपन बैठे रहते हैं, अपने घरों में भी कनेक्शन रहता है, आपको पता है। तो इनके पास में से एक चालक तार, जो लाइट का तार है, वो जा रहा था, और इस चालक तार के पास में पड़ा था कंपास। क्या पड़ा था भाई? कंपास। कंपास जानते हो आप, जो हमें क्या बताता है? इसमें कंपास में क्या होता है पता? एक चुंबकीय सुई होती है जो किसको इंगित करती है? नॉर्थ जो डायरेक्शन है इसको इंगित करती है, ठीक है, इस प्रकार से। और हम इसका दिशा सूचक के रूप में काम में लेते हैं। कंपास को किस में यूज करते हो आप? कंपास का आपको यूज पूछे तो ये दिशा सूचक यंत्र है। अरे बोलो क्या है? दिशा सूचक यंत्र। इससे हम क्या कर सकते हैं? दिशा का पता लगा सकते हैं। तो हुआ ये कि ये जो चालक तार था, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही थी, तो इसके पास में इनकी टेबल पे पड़ा था क्या? कंपास। अब हुआ इस प्रकार कि एक बार के लिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो लाइट है वो चली गई। जैसे लाइट गई तो ये बैठे थे, इनकी नज़र इस कंपास की तरफ थी। जैसे ही वापस से लाइट आई तो उस दौरान इन्होंने देखा कि ये जो सुई है, इस कंपास की सुई है, ये इधर उधर हिलने लगी। जैसे ही लाइट फ्लो हुई किसमें? तार के अंदर, तब इन्होंने क्या देखा कि इस चुंबक की सुई में क्या आता है? विक्षेप आता है, ये सुई अपनी जगह से हिलने लगती है। तो इन्होंने इस प्रयोग को ध्यानपूर्वक समझा कि ऐसा कैसे हो रहा है, कि जैसे ही यहाँ तार में से करंट फ्लो हो रहा है, इस सुई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो फिर इस प्रयोग को करने के पश्चात हमें आज जो एक नियम दिया, या जो एक प्रभाव हमारे को देखने को मिलता है, वो है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बोलो क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि हम धारा की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र को क्रिएट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? धारा की सहायता से। अब देखो धारा क्या है? धारा कब बनेगी बोलो? जब हम कहते हैं आवेशों के प्रवाह की दर। आवेश क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं। जब आवेश प्रवाहित होंगे तो क्या बनाएंगे? धारा। और इधर अपन ने अभी पढ़ा कि यदि आवेश नियत वेग से गतिशील हो तो वो साथ साथ में क्या बनाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र भी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कहीं पे धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहां पक्का क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यही जो प्रभाव है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कराने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होना? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना। यही कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं लिख दूंगा। अभी अपन ने ये समझा है कि यदि कहीं पे चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आवेश प्रवाहित हो रहे हैं नियत वेग से, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। अब इस प्रयोग को समझते हैं कि प्रयोग इन्होंने कैसे किया। तो प्रयोग को समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बना रखे हैं, देखिए स्टेप वाइज आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया इन्होंने? एक परिपथ तैयार किया। ये आपको दिख रहा है परिपथ। इस परिपथ के अंदर क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है? सबसे पहले दिए सुन, ये है कुंजी यानी स्विच। ये है आपका एक सेल, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे? ये जो आपका तार है, चालक तार AB, चालक तार, इस तार के अंदर हम इस सेल की सहायता से क्या करवाएंगे? धारा प्रवाहित करा के, और फिर इसके पास में क्या रख दिया? ये रख दिया आपके चुंबकीय सुई। और क्या रख दी? चुंबकीय सुई रख दी, या कंपास रख दीजिए, ठीक है। आप घर पे भी ये प्रयोग आसानी से कर सकते हो। इस घटना को आप घर पे आसानी से देख सकते हो। किस प्रकार से? तो देखिए, इन्होंने सर्वप्रथम ये देखा कि जैसे ही इस परिपथ की इस कुंजी को अपन ऑन करते हैं, क्या करेंगे? ऑन। जैसे ही कुंजी को ऑन किया जाएगा तो यहाँ देखिए प्लस सिरे से धारा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ये धारा किस में से गुजर रही है? तार AB में से गुजरने लगी धारा। जब इन्होंने कुंजी को ऑन किया और जैसे ही कुंजी ऑन करने पर तार AB में से धारा प्रवाहित होने लगी, तब इन्होंने क्या देखा कि जब कुंजी ऑफ थी तब इस चुंबक की सुई में कोई विक्षेप नहीं था। ये कंडीशन थी। पहले देखा तो क्या देखा भाई? ये जो चालक तार है, ये देखो, ये चालक तार AB के अंदर जब धारा प्रवाहित नहीं करवा रहे हो आप, कुंजी ऑफ है, अभी क्या है भाई? कुंजी ऑफ। जब ऑफ है तब तक इसमें कोई विक्षेप या चुंबकीय सुई में कोई भी हलचल नहीं आती है। कब तक? जब तक धारा प्रवाहित नहीं हो रही। भाई इसमें धारा प्रवाहित हो रही है क्या? अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो कोई भी विक्षेप भी नहीं आ रहा है। पहले डायग्राम से हमारे को ये मिला, इनके साथ ये घटना हुई। अब इन्होंने क्या करा? इस परिपथ में ये जो कुंजी लगी हुई है इसको ऑन कर दिया भाई। क्या कर दिया? ऑन। जैसे ही ऑन किया तो इन्होंने देखा इस चालक तार AB में से धारा प्रवाहित होने लगी, और धारा प्रवाह के कारण
धारा प्रवाह के कारण। इन्होंने ये देखा कि जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगती है ये चुंबकीय सुई इस प्रकार से विस्थापित हो जाती है। ऐसे पहले इस प्रकार से पड़ी थी, ये ऐसे मान लो, तो ये इस प्रकार ऐसे हो गई। आपको कैसे समझना है कि चुंबकीय सुई जो है ऐसे पड़ी थी, ये एन सिरा है और ये एस सिरा है, और ये थोड़ी सी ऐसे घूम गई, ठीक है ना, थोड़ी सी इस प्रकार से घूम गई। आपके सामने यदि दिखाऊं तो मैं इस प्रकार से, ये ऐसे स्टार्ट के अंदर, फिर ये थोड़ी सी ऐसे तिरछी घूम जाएगी। अब ये केस इधर घूमेगी इधर घूमेगी, उसके लिए एक नियम है, वो नियम आपको मैं समझा दूंगा अभी। ठीक, अभी आपको क्या समझना है कि जब तक धारा प्रवाहित नहीं करवाई तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आया, कोई हलचल नहीं हुई। जैसे ही धारा प्रवाहित कराने लगे चुंबकीय सुई अपने स्थान से क्या होगी, विस्थापित। तो दूसरी जो आपका सेकंड डायग्राम है, इससे हमें ये पता चलता है कि बिल्कुल जब धारा प्रवाहित कराओगे तो क्या होगा, इस चालक तार के चारों ओर कहीं ना कहीं क्या उत्पन्न हुआ, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि बिना चुंबकीय क्षेत्र के ये चुंबकीय सुई या कंपास की सुई है वो नहीं हिलती। आपको ये पता है भाई, लोहे का कोई टुकड़ा है, उसके पास आप चुंबक ले जाओ, जैसे ही आप थोड़ी दूरी तक भी लेके गए ना, तो वो जो है लोहे का टुकड़ा या जो कण है वो नाचने लग जाएगा या उसमें हलचल उत्पन्न हो जाएगी। देखते हो आप, बचपन में अपन खेले भी है। तो कहने का मतलब यहाँ बिना बिना किसके, यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, वो लोहे की चीज बिना चुंबकीय क्षेत्र के नहीं हिल सकती, यही पता आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस वजह से इस चुंबकीय सुई के अंदर क्या उत्पन्न हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो ये हमारे को यहाँ पे कंफर्म हुआ। इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना, इस प्रभाव का मतलब, इस मतलब क्या है इसका, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना, वो होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं, थर्ड डायग्राम में क्या किया इन्होंने, देखो आपको थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है भाई कि आपने सेल पहले तो इस साइड में प्लस था टर्मिनल और इस साइड में माइनस था, यहां पर भी इधर प्लस इधर माइनस, ठीक, लेकिन यहां मैंने चेंज कर दिया। अब देखना थर्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि जब कुंजी को ऑन करोगे, जैसे ही थर्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग कुंजी को ऑन किया जाएगा तो धारा की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यही तो है होगी भाई। पहले धारा कहां से कहां जा रही थी, इसमें देखोगे तो धारा ए से बी की ओर जा रही है। कहां से कहां जा रही है बोलो, धारा ए से बी की ओर, ठीक। लेकिन हम कह रहे हैं अब की बार अपन ने क्या किया, टर्मिनल चेंज कर दिए, सेल के टर्मिनल चेंज करोगे तो धारा बी से ए जाएगी। अब धारा किधर जा रही है, इसमें बी से ए की ओर जा रही है, ये भी कंफर्म हो गया। जैसे ही इन्होंने देखा कि अपन ने टर्मिनल चेंज किए हैं, टर्मिनल चेंज करने पर जो चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले इस साइड में ऊपर की ओर इस साइड में आ रहा था, वो अब इसके विपरीत आने लग गया, ये इस साइड में। जैसे मैंने बताया कि पहले विक्षेप कैसा है, इधर, लेकिन अब की बार विक्षेप है जो इस साइड में आ गया, विक्षेप की दिशा भी, डायरेक्शन भी बदल गई। किसकी वजह से, जब आपने परिपथ के अंदर धारा की दिशा बदली, धारा की दिशा बदलने से विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो इससे हमारे को ओरस्टेड का नियम कंप्लीट समझ में आता है। इन्होंने क्या किया बताओ, चालक तार में धारा प्रवाहित करा के उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को हमें समझाया। यही ओरस्टेड का नियम है, ठीक है, ये प्रयोग है और इसी से हमारे को मिला है धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसको लिख लेते हैं, देखो क्या लिखना है आप। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके पास रखा कंपास, इसके पास रखे कंपास की चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती हैं, विक्षेपित होने लगती हैं, अर्थात धारा के कारण
तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना क्या कहलाता है? उत्पन्न होना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ये आपको कंप्लीट यहाँ पे लिखवा दिया कि हो क्या रहा है। आप किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करवा रहे हो, धारा प्रवाह के कारण इसके पास रखी जो कंपास है, जो आपने कंपास रखा उसकी सुई में क्या आ रहा है, वो विक्षेपित होने लगती है या उसके अंदर विक्षेप आने लगता है। इसका मतलब ये बात कि धारा के कारण तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र धारा के कारण हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपको यहाँ पे नोट करना है। कर लिया नोट? अब हम क्या लिखेंगे? ओरस्टेड नियम के निष्कर्ष। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बिल्कुल इजी है भाई। पहले डायग्राम में आपको क्या दिखा? पहले डायग्राम को अपन देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि पहले अपन ने क्या करा, कुंजी को ऑफ रखा तो परिपथ के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो जो सुई है उसमें विक्षेप भी नहीं आ रहा है, कोई विक्षेप नहीं आ रहा है। तो आपको यही सबसे पहले निष्कर्ष में लिखना है, जब तक चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तब तक पास रखी चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप नहीं आता है। ठीक है भाई, एक बात तो क्लियर हुई पहले डायग्राम से कि जब तक आप परिपथ के अंदर धारा प्रवाह नहीं करवाओगे तब तक वहां पर सुई के अंदर कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। जैसे ही हम सेकंड में क्या करा, सेकंड में देखिए, जब तार में धारा प्रवाह होता है तो पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। क्या आता है भाई? विक्षेप आता है, या वो अपनी स्थिति से इधर उधर हिलने लगती है। ये बात आ गई आपके पॉइंट नंबर 2 में। अब 3 में क्या करा, आप वापस एक बार डायग्राम देखो। आप ये देख पा रहे हो कि सेकंड के अंदर अपन देख रहे हैं जब आपने धारा प्रवाह स्टार्ट किया तो ये जो चुंबकीय सुई है विक्षेप इसमें इस तरफ आया। मान लो ये जो विक्षेप है अपन मान लेते हैं ये किस साइड आया? बाईं ओर। किस साइड मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं अपन लेफ्ट साइड, यानी बाईं ओर विक्षेपित होती है, ऐसे मान लीजिए। 1 मिनट किधर होगी वो मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा एक नियम की सहायता से। अभी आपको उसको क्या मानना है कि जब आपने सेकंड डायग्राम के अंदर धारा प्रवाह कराया तब वो सुई में विक्षेप बाईं ओर आया, लेकिन थर्ड में क्या करा, जब सेल के टर्मिनल आपने बदल दिए, धारा की दिशा आपने बदल दी, तो जो पहले जो विक्षेप था किधर आ रहा था? बाईं ओर। अब किधर आएगा? दाईं ओर विक्षेपित होने लग जाएगी। ये आपको पॉइंट नंबर 3 में नोट करना भाई। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए, जब तार में धारा की दिशा परिवर्तित करते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी पहले के विपरीत हो जाती हैं। बताया था आपको, विपरीत हो जाती हैं। ये आपका कंप्लीट ओरस्टेड का नियम हो गया। तीनों जो डायग्राम बनाए उनके लिए मैंने कंप्लीट लाइनें लिख दी हैं, आराम से आप लिख सकते हो। जब तक धारा प्रवाह नहीं कराते हो तब तक विक्षेप नहीं आएगा। जब धारा प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा
तो विक्षेप आएगा। लेकिन आपने क्या करा, धारा की डायरेक्शन चेंज कर दी। यदि धारा की दिशा बदलोगे तो आपके जो विक्षेप की दिशा है चुंबकीय सुई में वो भी बदल जाएगी। ठीक है भाई, तो उतार लीजिए इसको, फिर चलते हैं अपन आगे। ये आपका खत्म होता है यहाँ पर क्या, ओरस्टेड का नियम। पहला पॉइंट क्लियर है आपका। चले सेकंड पॉइंट पे। अब हेडिंग डालिए अगली आप, कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है भाई, कि जब आपका जो आवेश है कोई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है तो उस पर कितना बल लगेगा, उस बल का फॉर्मूला क्या होगा, वो अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे। और इस पर आधारित क्वेश्चन भी आए हुए हैं और आने के चांसेज है, तो अच्छे से समझना इस पॉइंट को। ठीक है भाई, हेडिंग डाल दिया आपने, तो सुनो। इसी में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे और एक चुंबकीय बल। दोनों चीजें अभी आपको मैं क्लियर करवा दूं। भाई चुंबकीय बल तो वैसे ही क्लियर हो रहा है, यही तो हेडिंग है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो वो लगेगा कौन सा बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ अपन क्लियर करते हैं बातें। देखो यहां आपको क्या लिखना है, मान लो ये क्यू आवेश है। ठीक है, क्यू आवेश, इस साइड में मैं मान लेता हूं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है ना, तो मैं मान लेता हूं चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए v वेग से ये गति कर रहा है। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। क्या माना मैंने, भाई चुंबकीय क्षेत्र मैंने माना इधर, इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र मान लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में है, लेकिन आपका आवेश है ना वो ऐसे गति कर रहा है, मान ये तिरछा गति कर रहा है, और कोण कितना बना रहा है, थीटा कोण मान लेते हैं। यहां तक कंप्लीट। अब सुनो क्या देखा गया है, तो कुछ लाइनें आपको याद रखनी है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेश पर लगने वाला जो बल है, उस बल के बारे में सबसे पहले लिखना है कि लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो समानुपाती होता है आवेश के। पहली बात तो ये क्लियर आपके हुई। क्या याद रखना, बोलो। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है, उसके आवेश पर। जितना ज्यादा आपका आवेश उतना ही उस पर बल है कि नहीं भाई। जैसे वही बात है कि पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा द्रव्यमान की वस्तु होगी उस पर उतना ही भारी बल लगे, है कि नहीं, ज्यादा लगेगा ना बल, तो वो वाली बात है। अब अपन आगे करते हैं। पहली लाइन तो अपन को याद हो गई, बोलो क्या, कि जो आपका बल है वो किसके समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती। सेकंड लाइन ये है, एक चीज के और समानुपाती होता है, किसके, तो चुंबकीय क्षेत्र के। अरे भाई आपको ही पता है जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा बल लगाएगा, जितना दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही कम बल लगेगा। ये तो क्लियर है ना आपको, बेसिक चीजें हैं, पहले से पता होगी आपको। तो एक तो चुंबकीय बल किस पे डिपेंड है भाई, आवेश पे, समानुपाती का रिलेशन है। एक चुंबकीय बल आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पे, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बल लगेगा। तीसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा आप थोड़ा ध्यान से समझिए, एफ समानुपाती वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर जो थर्ड है ना, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप कि किसके समानुपाती है, वी साइन थीटा। अब मैं वी साइन थीटा यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं, तो सुनिए, जो बल लग रहा है ना वो वेग के एक घटक के समानुपाती है। और वेग का घटक कौन सा काम में आ रहा है, तो ये डायग्राम में आपको इधर समझना है। देखिए मैं चाहूं तो इस वेग के दो घटक कर सकता हूं, एक तो थीटा की तरफ, मतलब इसकी डायरेक्शन में एक घटक मैं कर सकता हूं वी कॉस थीटा, जो किसके साथ है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही। भाई वेग सदिश राशि है, पहली बात तो वेग सदिश है, तो इसके दो घटक करेंगे, एक थीटा की तरफ घटक जिसमें लगता है कोस, एक थीटा के अपोजिट घटक जिसमें लगता है साइन। तो मैंने यहाँ पे दो घटक कर दिए, एक थीटा की तरफ इधर और एक थीटा के विपरीत ये इस साइड, ये हो जाएगा आपका वी साइन थीटा। यानी हम कहेंगे कि जो बल है, लगने वाला बल इस आवेश पर, वो किसके समानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो वेग का घटक है कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो वेग का घटक है उसके समानुपाती होता है कौन, आपका लगने वाला बल। तो तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, पहला आपका जो लगने वाला बल है आवेश के समानुपाती होता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो लंबवत घटक है वेग का उसके भी समानुपाती। अब तीनों को मिला के लिख दीजिए, यहां पर बन जाएगा ना। अब तो भाई क्या लिखेंगे मिला के, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से देखिए एफ किसके इक्वल आ रहा है,
इक्वल मत करो, पहले समानुपाती करो। ऊपर है Q, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, क्यू वी बी साइन थीटा, है कि नहीं, बी भी आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अरे बोलो क्या करेंगे, हम हटाएंगे इसका समानुपाती का चिन्ह। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा बोलो, एक नियतांक आएगा, उसको क्या ले लेते हैं, के क्यू वी बी साइन थीटा। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो जहां समानुपाती का चिन्ह हटता है एक नियतांक आता है के, आता है ना हमेशा, यहाँ के आया तो यहाँ के की जो वैल्यू ली जाती है, यहाँ के बराबर लिया जाता है 1। ये क्या डिपेंड करता है, मात्रकों की पद्धति पे, है कि नहीं, माध्यम वगैरह पे डिपेंड करता है, तो इसका मान क्या लिया जाता है 1। तो फाइनल जो फॉर्मूला मिलेगा आपको किसका, बल का, लगने वाला बल, वो आ रहा है क्यू वी बी साइन थीटा की। रट लीजिए आप इसको, इसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा चांसेज भी हैं। तो लगने वाला जो बल है वो क्यू वी बी साइन थीटा। और एक और बात, जब कोई राशि सदिश हो, भाई यहाँ पर बल क्या है, बल सदिश राशि है कि नहीं, तो जो सदिश राशि होती है उसका सदिश रूप लिखना भी जरूरी है कि नहीं, सदिश रूप भी आपको लिखना जरूरी है। तो इसका सदिश रूप कैसे लिखेंगे वो देखिए आप, सदिश रूप लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए भाई एफ वेक्टर लगाओगे, लगाओगे नहीं लगाओगे, बराबर। अब आपके पास कौन बचा, क्यू तो अदिश है, अरे क्यू तो क्या है, आवेश, आवेश अदिश भौतिक राशि होती है, इसको बाहर रहने दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। अब कौन बचा, वी और बी दोनों ही सदिश है, तो हम यहां लिखेंगे वी वेक्टर और यहां लिखेंगे बी वेक्टर। अब बताओ बीच में क्या लगाऊंगा, आप बताओ, अरे समझ में आ रहा होगा आपको क्या लगाना, जब साइन हटता है तो क्रॉस लगता है, यानी कि ये हो गया आपका इसका सदिश रूप। कौन सा है ये, सदिश गुणा आता है ना क्रॉस में, क्रॉस हटता है तो अपन साइन लगा सकते हैं, साइन हटा के क्रॉस लगा सकते हैं। ये बन गया आपका लगने वाला बल, ठीक है। अब कुछ कंडीशन है भाई, ये जो आपने बल निकाला है ये अब अभी बाद में कर लेंगे अपन, या मैं ये कंडीशन बता देता हूं, देखो आप इस विशेष स्थितियां कर लो आप, या केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट देखिए, यदि केस फर्स्ट में अपन क्या कर रहे हैं, थीटा जीरो ले रहे हैं भाई, थीटा 0 डिग्री। थीटा जीरो कब होगा बताओ मेरे को, थीटा किस किस के बीच का कोण है, थीटा किस किस के बीच का कोण है, वी और बी के बीच में, यानी ये वी और ये बी। अतः हम कह सकते हैं कंडीशन इस प्रकार की हो कि आपका जो क्यू आवेश है वो गति कर रहा हो किस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा हो, अर्थात हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र और वेग की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा बनेगा 0 डिग्री। क्या उस दौरान बल लगेगा या नहीं लगेगा, तो देखिए क्या होगा, यहां पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास ये है, F बराबर क्यू वी बी साइन, और थीटा हमने 0 लिया है, साइन 0 का मान 0 होता है, F आपका टोटली 0 हो जाएगा। अतः हम ये कहेंगे कि जब आपका आवेश, जब आपका आवेश किसके, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो, बोलो कौन सी गति कर रहा हो, समांतर गति कर रहा हो, तो भाई उस पर बल कितना लगेगा, 0। ये सीधा एक नंबर में, छोटे नंबर में आपको क्वेश्चन पूछे, शॉर्ट में पूछ सकता है कि बताइए जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो तो बताइए उस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो 0, सीधा सीधा 0। कंडीशन नंबर फर्स्ट होगी। अब केस नंबर सेकंड देखिए, केस नंबर सेकंड, केस सेकंड को आप समझिए। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं बताओ, हमने एक कंडीशन ली थीटा 180 डिग्री, बोलो थीटा कितना ले लिया, 180 डिग्री। मैंने कंडीशन क्या ली है, केस नंबर सेकंड में थीटा को मैंने 180 डिग्री मान लिया भाई। अब थीटा 180 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो आवेश है ना वो इस साइड में मान लो विद्युत क्षेत्र है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बार बार आ रहा है क्योंकि अपन 2-3 पार्ट में विद्युत क्षेत्र को पढ़े ना, इसलिए तो आप ध्यान रखें चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में है लेकिन आपका आवेश इस साइड में गति कर रहा है, समझ गए क्या, चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में है और जो आपका आवेश है वो इस साइड में गति कर रहा है। बताओ ये अपोजिट डायरेक्शन बनी, और अपोजिट डायरेक्शन में थीटा कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री को आप फॉर्मूले में एक बार रखिए, तो F बराबर कितना आएगा, F बराबर आएगा क्यू वी बी साइन 180 डिग्री,
QVB साइन 180 डिग्री। और आपको ये भी पता होगा साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है, साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। तो फिर से f कितना आया बोलो, फिर से f 0 आया। अतः हम कह सकते हैं दो कंडीशन में हमारे को 0 मिला। कब कब, या तो आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही गति करे मतलब समांतर, या वो प्रति समांतर। ये कौन सी कंडीशन बनी, ये बनी आपके भाई प्रति समांतर। अरे कौन सी कंडीशन है, प्रति समांतर, यानी कि इस साइड में आपका आवेश गति करे, इस साइड में आपका चुंबकीय क्षेत्र गति करे, है कि नहीं, अपोजिट होना चाहिए, या दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो भी 0 आएगा। दोनों में क्या आया, 0। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो आप यहाँ पे समझ लीजिए, इसके बाद अपन अगले टॉपिक में चलेंगे। तीसरी कंडीशन यहां करवा रहा हूं, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या कर रहा हूं मैं, थीटा को ले रहा हूं 90 डिग्री। इसका मतलब मान लो इस साइड में है चुंबकीय क्षेत्र और आपका जो आवेश है वो इसके लंबवत गति कर रहा है, ये लंबवत गति हो गई भाई, तो थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा 90 डिग्री। अब एक बार वैल्यू रखिए आप, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो F बराबर QVB और साइन 90 डिग्री। और आपको याद होगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अरे साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब अपन क्या लिखेंगे, जब 1 लिखेंगे तो यहाँ F की वैल्यू आएगी आपके QVB। आई कि नहीं आई, दो बार में 0 आई, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ वैल्यू आई, इसलिए हम कहते हैं आपका जब आवेश लंबवत गति करता है, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो इस पर लगने वाला जो बल है वो मैक्सिमम लगता है। आपसे ये कंडीशन पूछी जा सकती है कि बताइए जब आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे तो लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, 0। प्रति समांतर यानी विपरीत डायरेक्शन हो, चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में आपका आवेश गति करे तब भी उस पर लगने वाला बल 0 है। लेकिन आपसे पूछ ले कि बताइए इस आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम कहां पर होगा, तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, 90 डिग्री पे गति करेगा, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल सर्वाधिक होगा, एफ मैक्सिमम प्राप्त होगा। ये एम लगा देना, एफ मैक्सिमम हो जाएगा। कितना आया, QVB जो साइन थीटा है साइन 90 की वजह से एक हो गया, हट गया। अब इसी फॉर्मूले से अभी मैंने दो चीजें यहाँ पर छोड़ी थी, देखो, एक तो चुंबकीय क्षेत्र और एक चुंबकीय बल, इन दोनों को अपन आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो इनको कर लेते हैं एक बार, ये समझ में आ गया भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ होता क्या है, तो चुंबक के रेस्पेक्ट में अपन इसकी डेफिनेशन देना चाहे तो ये बोलेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह एरिया, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य लोहे का टुकड़ा या कोई अन्य चुंबक क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे। यदि लोहे का कण लिया है तो वो हमेशा आकर्षण बल महसूस करेगा, तो वो हो जाएगा आपका पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र। या हम ये कह सकते हैं नियत वेग से गतिशील आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या लोहे के कण क्या करें, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल महसूस करें, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ध्यान रखें चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। फिर इसके बारे में और क्या याद रखना है, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के बाद में आपको याद रखना है कि इसको किससे व्यक्त करते हैं, तो बी वेक्टर से इसको व्यक्त किया जाता है।
चुंबकीय क्षेत्र को किससे व्यक्त किया जाएगा, बी वेक्टर से व्यक्त किया जाएगा। इसकी डायरेक्शन भी आपको मैं बताऊंगा। तो सदिश राशि हो गई, बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं, डेफिनेशन हो गई। अब इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से देखो बी का फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से समझना इसके बाद, क्योंकि इसका मात्रक वगैरह भी यहाँ से निकालेंगे अपन। तो अपन ने अभी पढ़ा F बराबर होता है क्यू वी बी, यही पढ़ा भाई। यहीं से आप चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो बताओ बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर चाहिए तो क्यू वी को नीचे भेज दो, यानी F के अपॉन में आ जाएगा क्यू इंटू वी। आ गया भाई। अब सबके मात्रक लिखो। हम यहाँ पे एसआई यूनिट में लिखना चाह रहे हैं, एसआई मात्रक बनाना चाह रहे हैं किसका, आपका चुंबकीय क्षेत्र का। क्या बनेगा तो देखिए भाई, बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन। आ जाओ नीचे। ये क्या है आवेश, आवेश का होता है कुलाम। अरे आवेश का मात्रक पढ़ के आए अपन पहले चैप्टर में, कुलाम। फिर है ये वेग, वी वेग है, यहाँ पर वोल्टेज मत समझ लेना, समझ में आ गई बात। ये वी वेग है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। बोलो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या अलग अलग चीजें चेंज कर सकते हो, वो सारे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो इसी फॉर्मूले को मैं और ऑब्लिक करके लिख रहा हूँ कि इस सेकंड को आप ऊपर ले जाओ 1 मिनट, तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर, ये लिख सकते हो। अब आगे देखो न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, या ऐसे समझ लो आप कि इस कूलाम को आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर मैं अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे बनाऊंगा। आपने पढ़ा था Q बराबर पढ़ा था I इंटू टी, यानी कि कुलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, यही तो पढ़ा अपन ने। तो मैं चाहूँ तो उसकी जगह लिख सकता हूँ, ऊपर तो न्यूटन इंटू सेकेंड है, रहने दो, नीचे आ जाओ। कुलाम की जगह क्या लिखूंगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये कुलाम दिख रहा है, इसकी जगह लिख दूंगा एम्पियर इंटू सेकेंड, और साथ में क्या है मीटर। अब देखिए आप, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो आएगा क्या, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये आया। इसी को हम कहते हैं, बोलो क्या, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट, यानी कि जो न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर है, इसका एक अलग से नाम है, वो है टेस्ला। बोलो क्या है, टेस्ला, कैपिटल टी से इसको लिखेंगे। और टेस्ला कंपनी की अपन देखते हैं स्कूटी वगैरह कार वगैरह आती है ना, तो वो वही टेस्ला है, इनके खुद के नाम के आधार पर इसका जो नामकरण है वो किया गया है। अतः जो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो होता है टेस्ला। क्या इसका अन्य मात्रक भी है, तो बिल्कुल अन्य मात्रक भी आपको याद रखना है भाई। अन्य मात्रक या सीजीएस मात्रक की बात करें अपन, तो क्या बनेगा बोलो, वो बनेगा आपका गॉस। क्या बनेगा, गॉस या गाउस, कैपिटल जी से इसको लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है। क्या रिलेशन है कि एक गाउस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला, 1 गाउस इक्वल 10 की पावर -4 टेस्ला, ये आपको रिलेशन याद रखना है। अरे याद रह जाएगा क्या, बिल्कुल आसान है। अब सुनो, इसको और तरीके से क्या लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे देखो एक फॉर्मूला में और बता देता हूँ, बाकी और आपको पता रखना है कैसे। जैसे यहाँ लिखा है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर है, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर है ना, एक काम करो, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, इसको ऊपर नीचे आप मीटर स्क्वायर से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, मीटर स्क्वायर से। तो क्या बनेगा, 1 मीटर से तो 1 घात कम हो जाएगी, तो ऊपर आएगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में क्या बचेगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। अभी न्यूटन इंटू मीटर आपको पता है क्या होता है, अरे न्यूटन होता है बल और मीटर होता है विस्थापन। बल गुणा विस्थापन क्या हो जाता है, जूल, जूल अपॉन एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ऐसे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो बहुत सारे अलग अलग अपन मात्रक ये जो बना सकते हैं। आपको मुख्यतः क्या याद रखना है, टेस्ला एसआई पद्धति में, सीजीएस में गाउस, दोनों के बीच में रिलेशन आपको मैंने बता ही दिया। अब इसका निकालते हैं विमीय सूत्र। बोलो क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र। तो इसकी विमा क्या होगी बताओ आप, विमा बताओ। तो हम निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसके अंदर सारी चीजें हमारे को पता है। कैसे, देखो न्यूटन का हमें पता है m1 L1 T-2, ये तो किसका है बोलो, बल का। फिर आ जाओ आगे, ऊपर क्या है, सेकंड का केवल T1 लिख दिया आपने। आ जाओ नीचे, कूलाम का आपको पहले से पता है क्या है,
T1 A1 T1 A1 और क्या साथ में मीटर, मीटर का क्या होगा L1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा तो देखिए m के ऊपर क्या आएगा बोलो, m के ऊपर केवल 1 है तो 1 ही आएगा क्योंकि सब जगह m एक ही जगह आ रहा है 1। l के ऊपर बताइए, अब l को थोड़ा ध्यान से देखना, ऊपर L1 है नीचे L1 है, क्या L1 से L1 कट जाएगा और कहीं भी L1 है, L की जगह और कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा M1 L0। T का बताइए आप, T आएगा आपके माइनस का 2 यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो T1 से T1 ये काट सकते हो आप, T1 से T1 काट सकते हो, काट के लिखा ना मैंने यहाँ पे, तो ये काट के ये लिखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ एम्पियर बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका मीटर, और इसके अंदर क्या होता है M1 L1 ये भी कट जाएगा, तो T के ऊपर कितना बचेगा, T के ऊपर -2 बचेगा जो ये वाला है, ठीक, और कुछ नहीं बचा, एक को ऊपर ले जाएंगे माइनस का एक, ये आपका आ जाएगा आंसर M1 L0 T -2 A1 माइनस का 1, ए के ऊपर -1। इस प्रकार से हम, यदि आपको डेफिनेशन पता है, फॉर्मूला पता है, तो सदिश अदिश है कि कौन सी सदिश राशि कौन सी अदिश है ये पता रखना है, उसके बाद उसका फॉर्मूला, फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे उसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ठीक है, दोनों के अंदर रिलेशन है तो रिलेशन याद रखना है, बहुत जगह काम में आता है, क्योंकि हो सकता है आपको गाउस में दे दे और अपन जब न्यूमेरिक करने जाएंगे तो वहां पर हो सकता है आपको सीजीएस में दे दे, उसको अपन को एसआई में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर फाइनल किस में निकालना होता है, एसआई यूनिट में निकालना होता है, ठीक है भाई। ये अपनी कंप्लीट चीज होती है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अपन ने क्या क्या चीजें, देखो यहाँ पे एक साथ देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी कि नियत वेग से गतिशील आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश या कोई लोहे का कण है वो क्या करे, बल महसूस करे, और जो बल महसूस करता है, आकर्षण जो प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं उससे हम कहते हैं चुंबकीय बल। हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो गतिशील आवेश उस पर लगने वाला जो बल है वो क्या है, वही चुंबकीय बल है, क्या है बोलो, चुंबकीय बल। फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीज आपने नोट कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक अगला है आपका लोरेंज बल, बोलो क्या है, लोरेंज बल। अभी अपन ने चुंबकीय बल पढ़ा, बोलो चुंबकीय बल के बारे में एक बार वापस से, चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ा, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा कोई आवेश, मान लो चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर गतिशील आवेश है, नियत वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो उस पर क्या लगेगा, कोई बल लगेगा, उसी बल को हम क्या कहेंगे बोलो, उसी बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। लेकिन यहां तो लोरेंज बल आया, तो लोरेंज बल क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो हम कहते हैं कि आपका आवेश नियत वेग से गति कर रहा है, किससे, नियत वेग से गति, नियत वेग से जब गति करता है तो हम कहते हैं वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी मतलब उत्पन्न करता है, यही बात पढ़ी अपन ने अभी स्टार्ट के। तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बन रहे हैं तो इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र भी बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाएगा, अरे सही है कि नहीं है, मैं मान लेता हूं यहाँ है ना, ये एक ऐसा एरिया है, इस एरिया के अंदर विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों मान लेते हैं, ये पूरे एरिया में ऐसा है, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूं आपने इसके अंदर क्या छोड़ दिया, आवेश, आपने इसके अंदर क्या छोड़ दिया, चाहे धनावेश ऋणावेश जो भी है, तो जब आवेश इसके अंदर रखोगे तो क्या विद्युत क्षेत्र बल नहीं लगाएगा, इसे लगाएगा ना, और चुंबकीय क्षेत्र भी लगाएगा, दोनों बल के फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल पहले पार्ट में पढ़ा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल अभी इस लास्ट टॉपिक में अपन ने पढ़ा। मैं दोनों को आपको क्लियर कर देता हूं किस प्रकार से, तो देखिए सुनो, तो गतिशील आवेश पर इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो वो भी लिख लीजिए, बोलिए क्या लिखेंगे बोलो, गतिशील आवेश पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो कुल बल है, कुल बल ही क्या कहलाता है, कुल बल ही लोरेंज बल कहलाता है, कुल बल ही लोरेंज बल कहलाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है भाई, रख लोगे, मतलब दोनों क्षेत्र जो बल लगाएंगे यहाँ पर उससे हम कहेंगे कौन सा बल, ये हो जाएगा लोरेंज। बात क्लियर, आगे बढ़ो। तो अपन ये मान लेते हैं जो क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश पर एक तो विद्युत क्षेत्र बल लगाता है, वो लगाता कितना है वो लिखो आप पहले, विद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है
वो लगाता है भाई Q इंटू, सॉरी एक मिनट, बल लिखना है ना अपन, विद्युत क्षेत्र के कारण बल। तो ये एफ ई कौन सा बल है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये होता है आपका Q इंटू ई। बोलो क्या होता है? Q इंटू ई वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसकी वजह से लग रहा है? आपने पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी कि नहीं पढ़ी? E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट पढ़ा, तो उसके कारण लगने वाला बल अपन ने लिख दिया एफ ई बराबर क्यू इंटू ई। ये तो है विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। इसी जगह हम लिखना चाहें किसकी वजह से? चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। तो अभी अभी पढ़ा अपन ने, क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आप लोरेंज बल। लोरेंज बल कैसे आएगा? तो लोरेंज बल के लिए लोरेंज बल एफ एल लिख देते हैं। एफ लोरेंज फोर्स है ना, वो आएगा एफ ई प्लस एफ बी। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण लगने वाले बलों का योग ही लोरेंज बल के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ एफ ई की वैल्यू रखेंगे क्यू एफ एल इजिकल टू क्यू इंटू ई, ये हो गया विद्युत क्षेत्र के कारण। फिर रखेंगे क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा आपको, फाइनल फॉर्मूला ये मिलेगा आपको, एफ एल लोरेंज फोर्स इक्वल, कॉमन क्या रहा है? क्यू कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर इधर बचा ई वेक्टर प्लस यहाँ क्या बचा बताओ? एक काम करो, इसको कर लो बड़ा ब्रैकेट, यहाँ लगा दो बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ लिखेंगे ई वेक्टर, फिर प्लस क्यू बाहर आ गया तो क्या बचा? इसको लिखेंगे छोटे ब्रैकेट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये बड़ा ब्रैकेट, ये आएगा आपका लोरेंज बल। अरे फॉर्मूला पता चला? एफ ई इजिकल टू क्यू कॉमन आएगा और ब्रैकेट में ई वेक्टर प्लस ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जो बल आया ये पूरा मान आ गया किसका? लोरेंज बल का, है कि नहीं भाई? अपन ने पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल पढ़ा, वो लिखा। अभी अपन ने चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल पढ़ा, वो भी लिख दिया, और दोनों को जोड़ दिया, लोरेंज बल हमारे पास आ गया। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चले आगे भाई, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आप पढ़िए, हेडिंग डालिए कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। पहले अपन ने क्या निकाला कि आपका आवेश यदि गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर थीटा कोण पर, तो उस पर लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन अब आप ले रहे हो चालक, पहले किस पे निकाला? सिंगल आवेश पे, क्यू पे निकाला। अब निकाल रहे हैं एक चालक पर। धारावाही चालक है कि नहीं है? धारावाही चालक का मतलब उसके अंदर बहुत सारे आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, उसके कारण हमारे को बल निकालना है। तो कैसे क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो इसके डायग्राम को आप समझिए। यहां मैं बना रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या बना दिया बोलो? ये अपन ने बना दिया चुंबकीय क्षेत्र, ये बी वेक्टर है, समझ जाओगे आप? इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपको क्या रखना है? एक धारावाही चालक, यानी इस प्रकार से अपन ने ये एक रख दिया इसके अंदर धारावाही चालक तार। ठीक है भाई, इस प्रकार से इस चालक तार के अंदर धारा की डायरेक्शन भी अपन बता देते हैं। जो धारा जा रही है, मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है ना, वो भाई इस साइड में गति कर रहे हैं। आप कहोगे सर जब इस साइड में गति करेंगे ना तो धारा इधर से इधर जाएगी, है कि नहीं? ये धारा की डायरेक्शन। अब जो धारा जा रही है और जो आपका चालक है, इस चालक तार की लंबाई भी तो आपको माननी पड़ेगी। चालक तार की लंबाई आपने मान ली L, बोलो लंबाई कितनी मान ली? L। और ये चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। पहली बात तो L लंबाई का एक चालक तार है जो कि धारावाही चालक तार है, धारा इसमें इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है, लंबाई इसकी L है। अब इसकी डेरिवेशन कैसे बनेगी? तो देखिए बिल्कुल आसान है, ये चीजें आपने समझी है तो इसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
देखिए ये यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपन डेरिवेशन बना लेंगे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहली बात तो अपन ने एक सिंगल आवेश पर लगने वाला बल अपन ने पढ़ लिया है, तो लिखो आप चुंबकीय क्षेत्र के कारण बी वेक्टर के कारण क्यू आवेश पर बल, क्यू आवेश पर बल, ये तो अभी अपन पढ़ के आए हैं। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये पढ़ा। तो एक सिंगल आवेश यदि हो तो उस पर लगने वाला बल तो अपन इससे निकाल लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पर एक आवेश नहीं है, बहुत सारे आवेश हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। माना चालक तार के इकाई आयतन में आवेश वाहकों की संख्या, ये आप पहले मानो। कितनी मानोगे बताओ? तो मैं मान लेता हूं स्मॉल एन। बोलो क्या मान लिया भाई? आपको कुल टोटल आवेश भी तो निकालना पड़ेगा कि कुल आवेश कितना है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? उस पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन ने माना इकाई आयतन के अंदर आपका इकाई आयतन में आवेश वाहकों की संख्या तो n है। अब तार का आयतन निकालो। पहले तार का आयतन कैसे निकालोगे? चालक तार का आयतन। चालक तार है कैसा? चालक तार है भाई बेलनाकार। कैसा है? बेलनाकार। और बताइए बेलन का जो आयतन होता है वो होता है एक मिनट, पाई आर स्क्वायर एच। बोलो क्या होता है? बेलन का आयतन आपसे पूछे तो आप बताते हो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने इसी को, जब आप याद करो थर्ड चैप्टर में अपव्यय वेग वाली जो रिलेशन वाली डेरिवेशन करवाई थी, उस टाइम मैंने इस पाई आर स्क्वायर को क्या मान लिया था? ए, और ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा एच। एच इसकी हाइट होती है। यदि आपने इसको एल लिया है तो ये हो जाएगा ए इंटू एल। क्या बोलो? आयतन। यदि किसी बेलनाकार चालक तार का आयतन निकालना हो तो उसके सिरों का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, उसको इसकी लंबाई से गुणा कर दो, आयतन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो मैं उसी प्रकार से यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ? चालक तार का मैं आयतन निकाल रहा हूँ। और कितना निकाला मैंने? यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, ए इंटू एल। ये पाई आर स्क्वायर, ये एच की जगह एल आ जाएगा क्योंकि चालक तार की लंबाई एल है। अब बताइए तार का इकाई आयतन में एन आवेश है, मतलब इतना बड़ा आपके पास क्या है? ये इतना बड़ा क्या है? इतना बड़ा आपके पास चालक तार है। मैं कह रहा हूं इकाई आयतन में कितने आवेश है? एन। और टोटल आयतन कितना है? टोटल आयतन है ए इंटू एल। वही बात कि 1 रुपए में यदि मान लो 4 चॉकलेट आती है तो 20 रुपए में कितनी आएगी? एक में 4 आ रही तो 20 में कितनी आएगी? 80 आएगी, नहीं आएगी? वही बात, इकाई के अंदर एन है तो पूरे में कितना गुणा करेंगे? तो क्या लिखेंगे बोलो? अगली लाइन क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलिए। तार में कुल आवेश वाहक, तार में कुल आवेश वाहक कितने होंगे बताओ? कुल आवेश वाहक निकालना है तो n को गुणा कर दोगे किससे? a इंटू एल से। n को किससे गुणा करना पड़ेगा? a इंटू एल से। ये तो आया अभी आवेश वाहकों की संख्या, अभी आवेश नहीं आया। आवेश निकालना तो क्या लिखना पड़ेगा? इसके संगत आवेश, मतलब जितने आपके पास आवेश वाहक है इसके संगत आवेश यदि आपको निकालना है, यानी क्यू आपको निकालना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? आपको रखना पड़ेगा n इंटू ए इंटू एल, इसको गुणा करना पड़ेगा। ये तो संख्या है, संख्या को गुणा करना पड़ेगा ई से। अरे किससे गुणा करते हैं अपन? वही बात है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है जितना, उसको अपन गुणा कर देते हैं जितनी संख्या है। एक आवेश पर जो एक आवेश का जो मान है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसको ई से लिखते हैं अपन। उसी प्रकार से एक आवेश वाहक के लिए ई मान लिया, संख्या कितनी है? n इंटू ए इंटू एल। ये आ गया भाई n e a इंटू एल। ये तो आया Q का मान। किसका मान आया? Q पर जो मान आया n e a l। अब हम चाहें इस वाले फॉर्मूले से लगा के आपके चालक पर लगने वाला बल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे भाई
चालक तार पर लगने वाला बल किसके कारण, बी वेक्टर के कारण लगता है ना, चालक तार पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। जब बल निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे क्यू वी बी साइन थीटा, ये लिखोगे भाई। इस क्यू का मान यहाँ पर हमारे पास है, मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, जो भी आप मानना चाहो। यहाँ से जब वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो एफ का जो वैल्यू प्राप्त होगा हमारे को क्या आएगा बोलो, क्यू की जगह लिखेंगे NE_AL। अब बताइए v क्या है, v यहाँ पर है वेग, v क्या है वेग। और ये वेग कौन सा वेग है, जब आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश गति कर रहा है तो इसका मतलब आपने क्या करा है, यहाँ पर गतिमान आवेश हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं, और विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात चालक तार के अंदर जो आवेश होते हैं उनकी जो गति है वो सिंपल गति नहीं होती है, हम कहते हैं ये कौन से वेग से गति कर रहे हैं, अपव्यय वेग से। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, VD लिखूंगा। बोलो क्या लिखूंगा, VD। ये VD लिख दिया और साथ में B है और साइन थीटा है। अब इसको आप ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आगे थोड़ा ध्यान से सोल्व करना, तभी आपका काम अच्छे से हो पाएगा। ये दिख रहा है आपको, ये। अब सुनो यार, इस फॉर्मूले को लास्ट में आपको सोल्व कैसे करना है, तो एक रिलेशन पढ़ा था भाई आपने, क्या पढ़ा था, I बराबर NE_AVD पढ़ा है क्या बताओ, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में याद करो, एक रिलेशन पढ़ा था धारा और अपव्यय वेग के बीच में। तो आपको यहाँ पर N दिख रहा है, E दिख रहा है, A दिख रहा है, VD दिख रहा है, NE_AVD यहाँ पे NE_AVD वो किसके बराबर हो जाएगा, I के। तो जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा FB चुंबकीय बल जो लग रहा है वो बनेगा ILB साइन थीटा। सही है क्या बोलो, अरे एक बार चेक कर लो वापिस से। ये NE_AVD मतलब इनकी जगह तो मैंने क्या लिख दिया बोलो, इनकी जगह तो मैं लिख दिया I, क्या बच गया L, क्या बच गया B, फिर क्या बच गया साइन थीटा। ये अपना फॉर्मूला आ गया FB बराबर ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। बोलो एक बार, FB बराबर ILB साइन थीटा। ये फॉर्मूला आया किस पर, चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का। ठीक, अब वही बात, बल सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप लिखना जरूरी है, तो सदिश रूप लिख लें भाई, लिख दीजिए। सदिश रूप कैसे बनाएंगे बोलो, FB वेक्टर बराबर, बताओ इनमें से अदिश कौन है, अदिश है I को रख दो बाहर, ये रख दिया I बार, ब्रैकेट के अंदर कौन आ जाएगा L और B, तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्रॉस क्यों लगा समझ में आ गया, पहले भी समझा दिया मैंने, सदिश योग हो रहा है तो क्रॉस आएगा। और ये ध्यान रखे जो आपका धारा है मतलब इसकी जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर किसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ली जाएगी, L की जो डायरेक्शन है वो धारा के दिशा में ही ली जाएगी। ये जो L के ऊपर वेक्टर लगाया ना, मतलब इसको सदिश रूप दर्शाया मैंने, तो ये जिस तरफ धारा की दिशा है उसी तरफ L वेक्टर को आपको लेना है। ठीक है क्या, यहाँ तक बात क्लियर है। जिस प्रकार से अपन ने एक सिंगल आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल निकाला, वैसे एक चालक तार पर भी निकाल दिया। अब सुनो, जैसे अपन ने वहां पर कुछ कंडीशन करी थी, पहले इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट कर लो, पहले कर लिया भाई। तो देखो अपन इसकी कुछ कंडीशंस है ना वो भी यहाँ पे कर लेते हैं साथ में, विशेष स्थितियां। फॉर्मूला हमारे पास क्या है बोलो, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें अपन केस लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, जैसे उसमें किया था इसमें भी करेंगे। तो देखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम कह रहे हैं थीटा आपका 0 डिग्री। बताओ थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 कब होता है बताओ, अरे जब आपका ये जो चालक तार है, ये चालक तार, इसके अंदर बहने वाली धारा की डायरेक्शन ये हो, ठीक है, ये धारा की डायरेक्शन, ये L लंबाई का चालक तार है, और इसकी धारा की जो दिशा है ना वो किस तरफ हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देख लो आप, मैंने क्या बोला, L की दिशा लेते हैं I की दिशा में, और ये और चुंबकीय क्षेत्र दोनों सेम डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर धारा भी इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर जा रहा है, इसका मतलब थीटा यहाँ पर 0 मिलेगा। जब ये कंडीशन हो तो लगने वाला बल क्या होगा बताइए, लगने वाला बल FB बराबर ILB साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 0 डिग्री। तो मेरे को ये बताओ आप, साइन 0 का मान 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। कब, जब आपका चालक तार
के अंदर बहने वाली धारा और कौन चुंबकीय क्षेत्र दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, तो आप इस चालक पर लगने वाला बल 0 मिलेगा। अब केस नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में हम कह रहे हैं थीटा अपन ने रख दिया 180 डिग्री। कितना रख दिया? 180 डिग्री। 180 का मतलब यह है जैसे ये चालक तार है, इस चालक तार में देखिए विद्युत क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान तो इस साइड पे पहले वाले जैसे, लेकिन हम कह रहे हैं धारा इस बार इधर से इधर जा रही है, ये धारा की डायरेक्शन अपोजिट है। और अब एल इसकी लंबाई है, तो लंबाई की दिशा और धारा की दिशा तो आप सेम लेते हो, वो इसके विपरीत है, इसलिए हम कहेंगे थीटा 180 डिग्री है। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो बल का मान कितना आएगा? एफ बी बराबर आई एल बी साइन थीटा की जगह 180 डिग्री, 180 डिग्री का मान फिर से 0, एफ बी का मान हमारे को मिलेगा 0। अरे सेम टू सेम कंडीशन बन रही है। अब आप लास्ट इसकी कंडीशन क्या लोगे? थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री रखोगे तो एफ बी बराबर क्या बनेगा? आई एल बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे को एफ बी का जो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी आई एल बी। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला किसका? जब आपका कोई चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर थीटा कोण पर है और उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, लगने वाले बल, उनकी विशेष कंडीशंस वो अपन ने कर ली है। ठीक है क्या भाई?